नमस्कार। इधर कुछ हाल के कुछ महीनों से एक मुद्दा बड़ा जोर-शोर से उठाने का प्रयास किया गया भारतीय राजनीति में। आज ये वीडियो मैं एक अलग विषय में बना रहा हूँ। हालाँकि पुलिस से रिलेटेड भी है, लेकिन थोड़ा पॉलिटिक्स भी है इसमें। तो मुझे उम्मीद है कि ये रोचक होगा, ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा इसमें अनुभव भी दूँगा मैं अपना, प्रैक्टिकल बात बताऊँगा, बिल्कुल एकदम रियल स्टोरी। और इसको थोड़ा-थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा-थोड़ा पुलिसिंग, ऐसे करके इस विषय को हम आगे बढ़ाएँगे। तो कुछ एक महीने से एक नया शोर भारत की राजनीतिक परिवेश में गूंज रहा है, और वो है वोट चोरी। वोट चोरी, वोट चोर, इस तरह की बातें हो रही हैं। उसमें कई सारे नेता प्रतिपक्ष ने प्रेजेंटेशंस दिए। मेरा एक बात और, मैं बड़ा डिस्क्लेमर बिल्कुल शुरू में बता देता हूँ, बड़ा क्लियर कट बता देता हूँ मैं। मेरा इसमें किसी पॉलिटिकल कोई आइडियोलॉजी या कोई विचारधारा या कोई पार्टी या कोई व्यक्ति विशेष या कोई नेता विशेष, उसको पक्ष विपक्ष, उसकी मिलाइन करना या उसका किसी के गुणगान करने का मेरा एब्सोल्युटली कोई इंटेंशन, कोई उद्देश्य, कोई मंशा नहीं है। शुद्ध रूप से मैं तथ्यों पे आपका ध्यान आकर्षित करता करता रहूंगा और उससे कनेक्ट करूंगा पुलिसिंग को। तो ये वोट चोरी का मुद्दा आपने सुना होगा। अभी इधर महाराष्ट्र चुनाव से कुछ शुरू हुआ, पहले धीरे धीरे चला, फिर हरियाणा हुआ, फिर अभी बिहार में, बिहार के चुनाव के दौरान ये और ज्यादा रफ्तार पकड़ी। और इसने, अब तो खैर चुनाव खत्म हो गया है बिहार में, तो ये कुछ अभी लग रहा है जैसे कि टेम्परेरी क्वाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है फिर ये उठे। सवाल ये है कि हमें समझने की जरूरत है। ये तो एक अलग चीज है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, किसी का नाम नहीं है, एक एड्रेस पे 200 नाम है, 200 नाम है। ये एक तो ये कुछ तरीके हो गए हैं। वोट चोरी का जो समस्या है ना, मैं खरी खरी बातें भी कुछ कहूंगा। मैंने शुरू में बता दिया है कि किसी को टारगेट करने का, मैं कोई प्रोफेशनल, कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि जिसको किसी को कोई टारगेट करना या किसी के प्रति। मैं केवल अपने मन की बात तो होती है, मन में जो आता है। मेरे को कई दिन से लग रहा था कि वोट चोरी की बात की जाए, चूंकि इसमें तमाम समाज के सामने ऐसी पिक्चर प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया जाता है जो कि तथ्यों से बहुत दूर होती है। तो एक आम आदमी को, एक जागृत नागरिक को ये पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा विषय क्या है और हम इसको कैसे समझें। वोट चोरी किसी ना किसी रूप में, बहुत सारे रूप होते हैं इसके, बहुत सारे रूप होते हैं। और ये कोई अकेला ये रूप नहीं है कि वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी है या वोटर लिस्ट में कुछ अनियमितताएं हैं। ये जिस समय देश आजाद हुआ था 1947 में, और पहला चुनाव हुआ 1952 में, 50 में जब संविधान लागू हुआ, तो भी करीब करीब 35 करोड़ की आबादी और 22 से 24 करोड़ वोटर थे इस देश में। और आप सोचिए कि तब उस समय लिटरेसी का रेट कितना ज्यादा था। शिक्षा तो कहीं थी नहीं, शिक्षा का नितांत अभाव था, 12-15% लोग केवल शिक्षित होते थे। तो उस समय जो प्रारूप रहा होगा, जो जिस प्रकार का इसका रूप रहा होगा वोट चोरी का, वो आज निश्चित रूप से समय के साथ बदलते 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 कुछ और रूप हो जाता है। तो केवल ये एक मात्र रूप नहीं है। वोट चोरी का एक बहुत ही विभत्स रूप रहा है। उसका नाम कभी हुआ करता था, अब तो बहुत कम घटनाएं हो गई हैं, बूथ कैप्चरिंग। जो पुराने लोग हैं उन्होंने सुना भी होगा, कई लोगों ने देखा भी होगा। मैंने अपने नौकरी ज्वाइन करने के अंडर ट्रेनिंग ही जब मैं अलीगढ़ में था, तो पहले पंचायत चुनाव हुए थे, जो कि संविधान संशोधन के बाद में के बाद पहला चुनाव था। कांग्रेस, जो राजीव जी की सरकार थी, उसने संविधान संशोधन किए थे। उसमें लोकल बॉडीज को तमाम पावर्स दी गई थी और पंचायतों के चुनाव की बात की गई थी, और महिलाओं को भी उसमें आरक्षण दिया गया। ये सारी नई चीजें हुई थी, पूरा संविधान संशोधन पास हुआ, संवैधानिक व्यवस्था बनाएगी पंचायतों और लोकल बॉडीज के बारे में, नगर पालिकाएं आदि जो जितनी भी है। और कुछ साल बाद एक चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, जो चुनाव हुआ पहला वाला, उसको भी मैं उसका साक्षी रहा। और मैं एज एएसपी अंडर ट्रेनिंग अलीगढ़ में, मैंने अपने सर्कल में वो चुनाव कंडक्ट कराया और मैं उसकी पूरी प्रक्रिया से जुड़ा रहा। उसके बाद पूरे कैरियर में जब जब फील्ड में रहा, हमेशा कोई ना कोई चुनाव का कराने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और चाहे एमएलए, मतलब मेरा मतलब विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव हूँ या स्थानीय निकाय चुनाव हूँ, यूनिवर्सिटीज के ढेरों चुनाव, बहुत सारे चुनाव हुए। लेकिन उसका मतलब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि कैसे बूथ कैप्चरिंग के किस किस तरीके। मैं पहले ही घटना बता रहा हूँ आपको अलीगढ़ की, कि उसमें उस समय क्या होता था कि एक मुझे शाम को, जब जिस दिन पोलिंग चल रहा था, शाम को सूचना मिली लगभग 4-4:30 बजे के एक बूथ पे कुछ उपद्रव हो रहा है। तो मैं जब वहाँ, अपना जिप्सी होती थी उन दिनों, तो जिप्सी से जब पहुंचे दौड़ के, तो देखा तो वहाँ काफी भीड़ इकट्ठा थी और पोलिंग पार्टी के जो लोग थे वो जूझ रहे थे उनसे, जो उपद्रवी थे। खैर, उनको थोड़ा समझाया गया, जब नहीं माने तो बल प्रयोग करना पड़ा, थोड़ा बहुत लाठी चलाई गई, ये सब किया गया। उसके बाद उन्होंने हमें, और हमारे जो फोर्स था, थोड़ा सा फोर्स था, क्योंकि चुनाव में फोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। काफ़ी चुनाव पे सभी जगह ड्यूटीज़ होती हैं, तो बहुत ज़्यादा रिजर्व्स नहीं होते हैं चुन फोर्स के। तो उन्होंने हमें और हमारी पूरी फोर्स को चारों तरफ से घेर लिया। खैर, उसके बाद फिर वहाँ वो जो अपना पुलिस का अपना एक टैक्टिक्स होती है कि उसमें बल प्रयोग, और फिर थोड़ा उनको फायरिंग तक का भी एक तरह की चेतावनी देनी पड़ी। वो सब करके वो मैनेज हो गया, और फिर हमने पोलिंग पार्टी को पूरा बिठाया और बक्सा गाड़ी में रखा और उसको जाके मतगणना केंद्र पे जमा करा दिया गया। इस तरह के जो बूथ कैप्चरिंग करना, जबरदस्ती डब्बे उठा के ले आना, मत पेटिका बोलते थे उसको उन दिनों, उसमें शाही डाल देना, तेजाब डाल देना, पानी डाल देना, वो
पोलिंग बूथ वालों को के साथ बदतमीजी, जो कर्मचारी होते हैं, पोलिंग ऑफिसर या तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है बूथ का, बाकी पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ पिटाई करना, उनके साथ मारपीट करना, ये सब बड़े आम चीज़ें होती थी। और एक पश्चिम में तो इस तरह की कुछ जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी मैंने कहावत सुनी, पहले मैं पोस्टेड रहा हूँ पश्चिम में भी, कि वहाँ पे पोलिंग पार्टी जब, जैसे आपको मालूम ही होगा, शाम को चली जाती है। जैसे नेक्स्ट डे कल अगर पोलिंग होना है तो आज शाम को पोलिंग पार्टी पूरा वो सब अपना सामान लेके चले जाते हैं, और जो भी स्कूल कॉलेज में जहाँ भी पोलिंग होती है वहाँ पर वो जाके अपना रात को आराम करते हैं, सुबह को उनको जल्दी काम शुरू करना होता है। तो उन मतलब उनसे एक बड़ा लाइटर वेन में कह रहा हूँ मैं, ये सच्चाई थी। इस तरह की बातें सुना करते थे कि जो गाँव के अलग अलग पक्ष के लोग थे वो आके पूछते थे तो कि जी आपके लिए कुछ लाएं खाने पीने के लिए, वो ठीक है, शिष्टाचार है, कोमल है। फिर पूछेंगे कि दूध लेंगे तो पूछेंगे दूध कौन सा आप लेना चाहते हैं, आप मीठा डलवाएंगे हल्दी डलवाएंगे। इसके पीछे एक सांकेतिक भाषा थी। मीठा और हल्दी का मतलब जो लोग समझदार है वो समझ गए होंगे। इस तरह की चीजें होती थी, और पूरे के पूरे गांव या पूरे के पूरे मोहल्लों को वोट देने से रोका जाना, ये घटनाएं बहुत आम हो जाती थी। बहुत सारी रिपोर्टिंग भी होती थी, इसमें तमाम रिपोर्टें होती थी, और ये इसके लिए कुछ ज्यादा प्रयास भी नहीं किया गया कभी बहुत ज्यादा सुधार का। थोड़े थोड़े सुधार होते रहे, धीरे धीरे चलता रहा, इलेक्शन कमीशन अपना काम करता रहा। पहली बार इसमें जब टी.एन. शेषन साहब, जो अब नहीं है, स्वर्गीय हो चुके हैं, जब वो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तब पहली बार इसमें सुधार शुरू हुआ। और आज भी उनका नाम है, ऐतिहासिक नाम है। उनके टी.एन. शेषन के जो उनके बारे में कहा जाता है शेषनादेश, कि जो टी.एन. शेषन नाम ने कहा और बढ़िया से चुनाव करवाया, और किस तरह से उन्होंने पूरी पिक्चर बदल दी। और उसके बाद धीरे धीरे फिर और सुधार होते गए। फिर इलेक्शन कमीशन एक मेंबर से मल्टी मेंबर बॉडी बना, और फिर ये ईवीएम शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये भी टेक्नोलॉजी आई तो इसमें वो सब चीजें कि इंक डाल देना, पानी डाल देना, मतपेटिका को तोड़ देना या उठा के ले जाना, ये सारी हरकतें, इस तरह की शिकायतें आना बंद हुई। पुलिस की बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं होने लगी। पहले हम लोगों को याद है कि बहुत कम बूथ्स पे असलहे के साथ ड्यूटी लगती थी। कहीं कहीं होमगार्ड लगते थे डंडे के साथ, ग्राम चौकीदार और होमगार्ड, और कहीं कहीं होमगार्ड के साथ पुलिस का आरक्षी, और जो सेंसिटिव बूथ होते हैं संवेदनशील, उस पर मुख्य आरक्षी, और जो अति संवेदनशील होते थे, सुपर सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव को बोलते हैं, तो वहां पर असलहे के साथ ड्यूटी लगती थी। और अगर एक होता है ना पोलिंग स्टेशन, फिर पोलिंग बूथ होते हैं, उसमें अंदर एक स्टेशन है, जैसे कोई स्कूल या कॉलेज, उसके अंदर 3 या 4 या 5 बूथ हैं, तो 4 बूथ वाले पे जो मानक होते थे फोर्स के, वो कोई स्टैंडर्डाइज नहीं थे, यूनिफॉर्म नहीं थे, अलग अलग मानक लोकल पुलिस कप्तान जो चाहते थे उस तरह के मानक लगाते थे फोर्स को। 6 लोग लगा दिए, 5 लगा दिए, 7 लगा दिए, उनमें से 2 लोगों को राइफल दे दिया। ये सारे के सारी चीजें होती थी। इससे चुनाव होते थे। मैनुअल काउंटिंग जब होती थी, ईवीएम जब नहीं थी, तो 2 दिन तक 3 दिन तक काउंटिंग चलती थी। पूरी पूरी रात दिन 12-12 घंटा पुलिस की ड्यूटी, सब स्टाफ की ड्यूटी, पोलिंग काउंटिंग जो काउंटिंग स्टाफ उनकी ड्यूटी लगती थी, उसमें पर्चियों को गिनना, कुछ मानवीय गलती होने की संभावना, कुछ जानबूझ के गलतियां करने का प्रयास, ये सारी चीजें, शिकायतें, फिर हल्ला गुल्ला, ये सब चला करता था। इसको बहुत ज्यादा सिस्टमेटाइज किया गया है, इसको स्ट्रीमलाइन किया गया है पूरी व्यवस्था को। और अब मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि ईवीएम ठीक है गलत है, क्या है क्या नहीं है, हैक हो सकती नहीं हो सकती, इससे भी कोई मुझे ज्यादा वो नहीं है। ये सारी की सारी चीजें टेक्नीशियंस हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई बार इसको चैलेंज किया है, और हमारे सर्वोच्च न्यायालय का भी इसमें बड़ा क्लियर निर्णय आ चुका है। ईवीएम के बारे में सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये असल में ना बात ये है कि वोट चोरी की जो बातें हैं, इसमें सवाल ये है कि गड़बड़ियां तो हो सकती हैं, लेकिन उसको गड़बड़ियों को ठीक किया जाना चाहिए। किसी संस्था को मलाइन कर देना, संवैधानिक संस्थाओं को मलाइन कर देना, और उस उद्देश्य के साथ उसका मतलब उसको क्रिटिसाइज करना कि ताकि वो पूरा का पूरा जो चुनावी प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसकी लेजिटिमेसी क्वेश्चन हो जाए, उसकी वैधता पर प्रश्न लग जाए, ये लोकतंत्र के लिए स्वास्थ्यकारी नहीं है। मैं ये पॉइंट कहना चाह रहा हूँ। ये चीज समझने की जरूरत है कि जिस प्रकार से एक एजेंडा के तहत धीरे धीरे जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर आप जीतेंगे तो सब ठीक है, हारेंगे तो फिर इसमें शोर मचाना और बताना। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वोट चोरी पहले होती थी अब नहीं हो रही है, पहले ज्यादा होती रही होगी, अभी भी कुछ होती होगी, लेकिन उसके स्वरूप बदल गए होंगे। बट इतना जरूर है कि पहले आपने जो देखा होगा, सुना होगा, कितनी हिंसाएं होती थी। अभी बिहार जैसे राज्य में शायद एक भी कोई हिंसा की बड़ी घटना सामने नहीं आई। मुझे अच्छे से याद है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव में एक जिले में जहां हम लोग कप्तान होते थे, वहां पे अगर 2, 3, 4, 5 मर्डर की घटनाएं होती ही थी। अगर कोई बिना मर्डर के या कोई सिंगल मर्डर के चुनाव हो गया तो उसको अचीवमेंट माना जाता था।
उस हद तक पूरी व्यवस्था ने काबू किया है, पूरी व्यवस्था ने उस पे हिंसा पे चुनावी हिंसा जो इलेक्टोरल वायलेंस होती है उस पे इस हद तक काबू किया गया है, इस हद तक अंकुश लगाया गया है कि आज आप देखिए लगातार चुनाव हो रहे हैं, कहीं से कोई बड़ी हिंसा की टचवुड कोई ऐसी सूचना नहीं मिलती है। तो ये क्रेडिट है, इसको सिस्टम की क्लीनिंग हो रही है। SIR हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसका पर्पज यही है, उसको क्लीन करना है वोटर लिस्ट को, ताकि जो गड़बड़ियां हैं वो ठीक हो जाएं। तो ये समय समय पर होता रहता है, एक व्यवस्था है, उसमें 60 70 75 साल हो गए हैं चुनाव कराते कराते हम लोग। क्या मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी ना किसी रूप में थोड़ी बहुत कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स, कुछ गड़बड़ियां, वो कोई भी मना नहीं कर सकता उसको, लेकिन पूरी की पूरी व्यवस्था को ऐसा सोच लेना कि ये पूरा का पूरा सबका सब जो पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस है वही प्रदूषित है, या उसके पीछे केवल बस एक ही एजेंडा चलाना कि उसको मलाइन करना है, उसको बदनाम करना है व्यवस्था को, वो मेरे विचार से कहीं भी उचित नहीं होता। और इसको जब हम समझते हैं अंदर से तो हमें समझ में आता है कि हम कहाँ से कहाँ आए हैं, और जो अब चीजें बची हैं वो भी अब ठीक होंगी आगे आगे चल के। तो बूथ कैप्चरिंग की ऐसी ऐसी चीजें जो मैंने बताया कि किस प्रकार से, हाँ ये ठीक है कि वो सरकारी मशीनरी के ऊपर भी कभी कभी थोड़े बहुत इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। और कभी फिर बात करेंगे कि मशीनरी के जो काम काज है उसमें सरकार का क्या प्रभाव, किस प्रकार से प्रभाव कहीं कहीं कहाँ कहाँ दृष्टिगोचर होता है, और उसको अलग से फिर बात करेंगे। अभी तो मैं केवल इस बारे में बात करना चाह रहा था कि जो वोट चोरी का जो मुद्दा जो बना पिछले दिनों, और बूथ कैप्चरिंग से कनेक्ट करते हुए मैंने उसको फिर पुलिस के उसमें लिया, पुलिसिंग की तरफ उसको लेके गया। बहुत ज्यादा पुलिसिंग की सुदृढ़ व्यवस्था होने लगी है, जो ड्यूटीज हैं वो रेंडमाइज लगती हैं, इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनकी अप्रूवल से सारी पुलिस की ड्यूटी लगती है, सब कुछ कंप्यूटर से ड्यूटियां लगती हैं, छतों पे ड्यूटी लगने लगी है। मुझे याद है अच्छे से, जब 2002 में मैंने एक बार चुनाव कराया था सीतापुर में, SP मुझे रातों रात इलेक्शन कमीशन ने भेजा था एक रैली के दौरान। उस समय के बहुत बड़े नेता थे, केंद्र मंत्री थे, उनकी रैली हो रही थी, और एक लोकल नेता थे, उन दोनों की रैली हो रही थी। वो गलती हुई जो भी हुआ, प्रशासन ने दोनों को एक साथ एक समय पे आमने सामने रैली करने की इजाजत दे दी। जब दोनों के रैलियां खत्म हुई और समर्थक छूटे तो वो भिड़ गए, वो तो होना ही था। और उसके बाद फिर वहाँ काफी वायलेंस हो गया था, तो उसको लेके रातों रात कुछ निर्णय हुए और उसमें DM SP दोनों बदले गए, एक DM दूसरे, और मुझे वहां भेजा गया चुनाव कराने के लिए। तो पहली बार हम लोगों ने रूफ टॉप ड्यूटी, छत पे ड्यूटी लगा के, चूंकि वो बड़ा सेंसिटिव मामला बन गया था, बमबाजी वगैरह हुई थी वहां पे, काफी हिंसा हुई थी, तो उस हिंसा को नियंत्रित करने के लिए एक नया प्रयोग किया गया, रूफ टॉप ड्यूटी। अब तो बड़ा रूटीन हो गया है। तो ऐसे ऐसे प्रयोग करते रहते हैं। अब पुलिसिंग भी बहुत ज्यादा हो गई है, कई सारे चरणों में चुनाव कराए जाते हैं, स्टेट वाइज चुनाव होते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा, मीडिया में जान पढ़ते होंगे, तो बिहार में जैसे अभी चुनाव हुआ है तो 700 800 कंपनियां सेंट्रल फोर्सेस की लग रही है। इतना भारी बंदोबस्त अब किया जाता है, सब पे नियंत्रण पाया जा रहा है। मुझे लगता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, अभी तो बिहार में हुआ था, अब सारे देश में हो रहा है, इससे काफी शुद्धता आएगी वोटर लिस्ट में। फिर भी कुछ कमियां रह जाएंगी तो फिर उसको ठीक लगातार किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि संवैधानिक संस्था जो होती है उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है, और भारत की में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है। और शायद इतनी छोटी मोटी चीज़ों से कि कोई बहुत बड़े स्केल पे किसी को फेवर कर सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मुझे अपनी बात का मैं यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। सोचिए ज़रूर आप इस बारे में। थैंक यू। जय हिंद।